हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 स्टॉक्स की बात करेंगे या टॉप 10 ऐसे बिजनेसेस की बात करेंगे जहां पे शायद से डीप अंडर वैल्यूएशन है एंड यहाँ पे अर्निंग्स के काफी अच्छे ट्रिगर्स भी हैं एंड इनकी शायद से वैल्यूएशन डीपली अंडर वैल्यूड है एंड शायद से जो फेयर वैल्यूएशन की तरफ है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा। तो रिसेंटली मैं इंटरव्यू देख रहा था मिस्टर केनेथ अंद्रादे का। अगर आप मिस्टर केनेथ अंद्रादे को नहीं जानते तो ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डीप सिक्लिकल वैल्यू इन्वेस्टिंग इन इंडिया। माने डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग इंडिया, जो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग है उसके इंडिया में फादर माने जाते हैं। एंड एक्चुअली में जो इनका वैल्यूएशन का तरीका है या इनके जो इंटरव्यूज है मैं कभी भी मिस नहीं करता। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में इन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। उस बात का क्या मतलब था कि वैल्यूएशन गिव्स मी प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। वापस रिपीट करता हूं, वैल्यूएशन गिव्स मी प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल एंड माय थीसिस गिव्स मी ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम स्टॉक्स लेते हैं, अगर हम कोई भी डीपली वैल्यूड स्टॉक लेते हैं तो वहां पे आपकी जो थीसिस है टुवर्ड्स द ग्रोथ वही आपको जो अंडर वैल्यूएशन है उसको पूरा करता है। तो मतलब क्या है, अगर आपकी थीसिस है कि ग्रोथ आएगी या आएगी, अगर ग्रोथ नहीं आती है तो क्या होएगा क्या कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है आपके कैपिटल को फिर भी बचा लेगी। पर अगर आप इसको हम ऑपोजिट अज्यूम करते हैं, अगर इसको हमें समझना है कि अगर आप एक ओवर वैल्यूड स्टॉक लेते हैं, वहां पे आपकी थीसिस ऑलरेडी ग्रोथ है और उतनी ग्रोथ नहीं आती जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि वैल्यूएशन नहीं है वहां पे आपके फेवर में, तो आपका प्रेजर्वेशन ऑफ कैपिटल नहीं हो पाएगा। काफी लोगों ने कैम्स को काफी एक जो ओवर वैल्यूएशन की रेंज थी उसमें भी बाय करा था। तो वहां पे आपकी क्या थीसिस थी कि जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है आपकी थीसिस क्या है कि यहाँ पे ग्रोथ आएगी, बट ग्रोथ थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट करेगी तो ओवर वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएगी उस टाइम पे। मेरी पर्सनल जर्नी में भी बहुत बारी हुआ है एंड मेरी पर्सनल जर्नी में फॉर्नर भी बहुत बारी हुआ है। पर इस वीडियो में हम ये ट्राई करेंगे कि जो हमारी थीसिस है ये ग्रोथ आनी चाहिए, उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल होना चाहिए, कि वैल्यूएशन बिजनेस की फेवरेबल होना चाहिए। तो इस टाइम पे कहाँ का वैल्यूएशन इस टाइम पे फेवरेबल है, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स है इस टाइम पे विच आर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ हेडविंड। बट एक्चुअली में अगर हम Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 के जो फाइनेंशियल्स के रिजल्ट देखते हैं तो इस टाइम पे इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हो रही है। तो पहली जिस कंपनी में आपके साथ बात करूंगा इसका नाम है IIFL फाइनेंस। तो IIFL फाइनेंस इस टाइम पे ऑलमोस्ट 10 की पीई पे ट्रेड करता है। अब ये 10 की पीई पे जो ट्रेड करता है तो यहाँ पे प्रोविजनिंग बहुत इस टाइम पे हाई है। तो अगर प्रोविजनिंग को हम यहाँ पे नॉर्मलाइज कर देंगे तो शायद से इस टाइम पे इस कंपनी की पीई रेशियो 7 to 8 टाइम्स की है। सेकेंडली अगर हम IIFL फाइनेंस के बिजनेस की बात करते हैं तो IIFL फाइनेंस के अंदर इस टाइम पे क्लोज टू 5 बिजनेस सेगमेंट्स है। एक तो हाउसिंग लोन्स का है विच इज 35% ऑफ द AUM, फिर गोल्ड लोन्स का है विच इज 31% ऑफ द AUM, फिर बिजनेस लोन्स है 16% ऑफ द AUM, माइक्रो फाइनेंस है 10% ऑफ द AUM, फिर होलसेल बुक है जो इस टाइम पे 8% ऑफ द AUM है। एंड इस होलसेल बुक को ये और धीरे धीरे घटाते जा रहे, सॉरी 6% ऑफ द AUM होलसेल बुक है, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, एंड 2% कैपिटल मार्केट फाइनेंस है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी कमर्शियल एंड रियल एस्टेट बुक थी एक टाइम पे 20% ऑफ द बुक थी FY15 में, जो आज ऑलमोस्ट सिर्फ 6% की होगी क्योंकि इन्होंने प्राइवेट इक्विटी फंड को भी इसमें से सेलिंग करी है। तो हो क्या रहा है कि अब ये कंपनी ऑलमोस्ट 94% इस NBFC का इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिटेल लोन्स, माने अब ये होलसेल लोन्स की तरफ नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम एक सिंपल SOTP एनालिसिस करते हैं, माने सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, तो अगर हम आज IIFL फाइनेंस की हाउसिंग लोन की सब्सिडी को निकाल के उसका एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करें बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आती है कि IIFL फाइनेंस का जो रिटर्न ऑन एसेट है, माने कि नेट इनकम टू टोटल एसेट्स, अगर हम एक देखते हैं फाइनेंशियल कंपनी में, तो इनका IIFL हाउसिंग फाइनेंस का रिटर्न ऑन एसेट 2.73% है, आवास का 3.25% है, कैनफिन होम्स का 2.08% है। रिटर्न ऑन इक्विटी IIFL हाउसिंग फाइनेंस की 20% है इस टाइम पे। वेरी फ्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन द कंट्री करेंटली डू मोर देन 20% रिटर्न ऑन इक्विटी एंड IIFL फाइनेंस इज वन ऑफ देम। आवास की अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 12% है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ही ज्यादा है, बहुत अंडर लेवरेज्ड है इस टाइम पे। कैनफिन होम्स की बात अगर हम कैनफिन होम्स की बात करेंगे तो इस टाइम पे 16.43% है। AUM अगर हम देखते हैं IIFL हाउसिंग फाइनेंस का तो 15,700 करोड़ के आसपास का है, आवास का 10,000 करोड़ के आसपास का है, कैनफिन होम्स का 23,000 करोड़ के आसपास का है। बुक वैल्यू देखते हैं तीनों कंपनीज की, तो जब इसकी बात करते हैं IIFL हाउसिंग फाइनेंस की तो बुक वैल्यू 2500 करोड़ की है, आवास की 2570 करोड़ की है एंड कैनफिन होम्स की 2830 करोड़ की है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम अज्यूम करते हैं कि अगर IIFL हाउसिंग फाइनेंस सेपरेटली लिस्टेड था तो 7500 करोड़ मिल सकता है,
आवास को अभी इस टाइम पे 23,000 करोड़ मिलता है, विच इज लाइक 9x बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक। एंड कैन फिन होम्स की बात करते हैं तो उनको 2.7x इस टाइम पे प्राइस टू बुक मिलता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर हम आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस को अलग करके एक स्टैंड अलोन एंटिटी ट्रीट करते हैं एंड हम बाकी बिजनेस को देखते हैं जो फास्ट फॉरवर्ड 1 ईयर डाउन द लाइन ऑलमोस्ट 900 करोड़ टू 1000 करोड़ का पैट करेगा, तो इस टाइम पे कंपनी का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 11,000 टू 11,500 करोड़ का है। तो माने अगर हाउसिंग फाइनेंस ही इनका 7,500 करोड़ का मतलब मार्केट कैप मिलता है, तो रिमेनिंग कंपनी को सिर्फ 4,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है, दैट इज एट अ पीई ऑफ 4 टाइम्स। और इसका क्या मतलब है कि आज अगर हम इनके कंपेटिटर्स है गोल्ड फाइनेंस में, अगर हम मनापुरम की बात करते हैं तो मनापुरम का AUM गोल्ड फाइनेंस में कुछ 17 to 18,000 करोड़ के आसपास का है। एंड मनापुरम का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस टाइम पे 12 to 14,000 करोड़ के बीच का है। इस टाइम पे आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट कैप जो AUM है इस टाइम पे गोल्ड फाइनेंस में ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पे अगर इनको 9 to 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन या 7 to 8,000 करोड़ की भी वैल्यूएशन मिलती है, बाकी बिजनेस को अज्यूम करते हैं जीरो वैल्यूएशन भी मिलती है, तो वैसे ही इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन को 16 to 17,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। एंड जिस हिसाब से ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि रिसेंटली इन्होंने 2,000 एम्प्लॉइज हायर करे, गोल्ड फाइनेंस की इनके पास अप्रूवल है टू ओपन मोर देन 2,000 ब्रांचेस, एंड साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही 2,000 करोड़ से ऊपर जा सकता है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी इस टाइम पे 20% क्रॉस कर चुकी है। आई थिंक इस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग है, अगर एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग घटती है तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के आसपास है। कितनी एनबीएफसीज का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है इंडिया के अंदर? आप सारी एनबीएफसीज का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। दिस विल टेल यू अबाउट द अंडर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। एंड यहाँ पे ट्रिगर्स भी है कि ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत सॉलिड आ सकती है। लिंक टू अगर हम आईएफएल की बात करते हैं तो सेकंड कंपनी जो हमारे पास आती है दैट इज इक्विटास होल्डिंग्स। तो आप हमारी जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की वीडियो है चैनल पे वो भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये बताया आज भी ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आई थिंक वो वीडियो आए 3-4 मंथ्स हो चुके हैं। आज भी किसी से भी बात करो तो कहते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बट एक्चुअली में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं है। माइक्रो फाइनेंस लेस देन 14% ऑफ द लोन बुक है, बाकी पूरी लोन बुक ऑलमोस्ट सिक्योर्ड लोन्स की है। मोर देन 80% लोन सिक्योर्ड लोन्स है। एंड साथ साथ यहाँ पे ब्रिज टू आरओई की बात करूं या ब्रिज टू आरओए की बात करूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 18% रिटर्न ऑन इक्विटी नेक्स्ट 18 मंथ्स के अंदर आ ही जाना चाहिए। अगर बहुत सिवियर कोविड की वेव 3 नहीं आती तो यहाँ पे 18% रिटर्न ऑन इक्विटी आ ही जाना चाहिए। एंड फाइनेंशियल्स के अंदर अगर 15% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाए सो दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशंस की शायद से कंपनी के अंदर री रेटिंग हो सकती है। तो वैल्यूएशन को फेवर में लाने का मतलब क्या होता है कि आप शायद से यू आर बेटिंग ऑन ऑप्शनैलिटीज, कि अगर वैल्यूएशन आपके फेवर के अंदर काम कर गई तो ऑप्शनैलिटी में क्या आएगा कि आपको अर्निंग्स ग्रोथ तो मिलेगी कंपनी में, साथ साथ आपको कंपनी में पी री रेटिंग भी मिल जाती है। फाइनेंशियल्स में सीक्रेट मंत्रा क्या है फाइनेंशियल्स के अंदर? अगर आप टर्न अराउंड स्पॉट करें ऐसी कंपनीज देख रहे हो, नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स का आपको आरओई का डायरेक्शनल बहुत क्लियर होना चाहिए। डू नॉट गो फॉर होप स्टोरीज जहां पे FY25 FY26 में जाके आपको लगता है कि डबल डिजिट आरओई आएगी, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ये मैक्रो से थोड़ा सा फ्रेजाइल सेक्टर है। सपोज करते हैं आज आप कोई ऐसा बैंक ले लेते हो जिसमें आपको लगता है FY26 के अंदर जाके रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 15-20% की होगी, FY25 में जाके एक और मैक्रो क्राइसिस आ जाता है तो उससे क्या आएगा कि FY26 की जो आरओई आनी थी दैट गेट्स डिलेड टू FY28-29, तो वहां पे री रेटिंग नहीं होती। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में क्या है, वी आर प्लेइंग इट थ्रू द स्पेशल सिचुएशन दैट इज इक्विटास होल्डको। एंड इक्विटास होल्डको के केस में क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको थीसिस एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यूएशन आर्बिट्राज क्या है। तो अगर हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में देखते हैं तो आज बुक वैल्यू कुछ 30 रुपीज की है, तो नेक्स्ट 18 अगर हम अज्यूम करते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और जो ये बुक रेज कर रहे हैं उसको अज्यूम करके अगर इनकी बुक वैल्यू 42 रुपीज के आसपास की हो जाती है, अगर हम अज्यूम करते हैं फॉरवर्ड बेसिस पे कि FY24 में 42 रुपीज की इनकी बुक वैल्यू हो जाती है, एंड अगर इनको मिनिमम 2 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता है तो इट अज्यूम्स कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो शेयर प्राइस होएगा शायद से 84 to 85 रुपीज होएगा नहीं होएगा वो हमें पता नहीं है। तो अगेन वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड पर्पस क्या है कि आपको वैल्यूएशन बारे में एजुकेट करूं कि वैल्यूएशन कैसे देखते हैं ऐसी स्पेशल सिचुएशंस में। तो वहां पे क्या आएगा कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इक्विटास होल्डको के साथ मर्जर हो रहा है तो इस टाइम पे इट इम्प्लाइज कि जो आपको ऑलमोस्ट फॉर एवरी 1 स्टॉक ऑफ इक्विटास होल्डिंग को आपको 2.26 स्टॉक ऑफ जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो मिलेगा। तो इट अज्यूम्स कि इक्विटास होल्डको का अगर जो वैल्यूएशन का गैप है या डिस्काउंट अगर एकदम मर्ज हो जाता है
तो होल्डको का डिस्काउंट इस टाइम पे 115 रुपीज पे, 116 रुपीज पे 50 to 51% के आसपास का है। एंड एक्चुअली में यहाँ पे जो अपसाइड हो सकती है शायद से 70 to 80% की अपसाइड भी हो सकती है। अगेन दिस इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन द कि इक्विटास होल्डको का जो रिवर्स मर्जर है कब पूरा आएगा। बट हम ऐसी सिचुएशंस में जब हमें वैल्यूएशन देखती होती है हम ऐसे ही देखते हैं कि आर्बिट्राज कितने। सेकेंडली यहाँ पे एक मर्जर की अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, एपी अपोलो ट्राइकॉट की एंड एपीएल अपोलो की। बीच में तो शायद से बहुत ज्यादा लुक्रेटिव हो गया था क्योंकि अपोलो ट्राइकॉट का भी जो शेयर प्राइस है 800 पे ऑलमोस्ट आ गया था, whereas एपीएल अपोलो का शेयर प्राइस 960 950 पे था, तो 20% का आर्बिट्राज हो गया था। तो रिसेंटली यहाँ पे एक मीटिंग भी कन्वीन हुई है एंड Q1 ऑफ FY23 तक इन दोनों कंपनीज का जो मर्जर है कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इस मर्जर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक शेयर अपोलो ट्राइकॉट का है जो शायद से आज पे 840-850 रुपीज का चल रहा है, एंड अगर आपके पास एक शेयर एपीएल अपोलो का है जो शायद से 940-960 रुपीज का चल रहा है, तो आपका एक शेयर जो एपीएल अपोलो ट्राइकॉट का है दैट विल बिकम वन स्टॉक ऑफ एपीएल अपोलो। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या रहेगा, अगर ये मर्जर आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी अगर कुछ भी खराब रिजल्ट आते हैं कंपनी के तो 15-20% चले जाए देन इट मेक सेंस। 5-10% के लिए इन माय व्यू इट डज नॉट मेक सेंस क्योंकि लिस्टिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर इन द मार्केट। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बात करते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, आईसीआईसीआई बैंक। तो आप हमारी आईसीआईसीआई बैंक की भी वीडियो देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के केस में कंसिस्टेंटली आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर एंड नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ के अंदर आउट परफॉर्म कर रहा है जब से आईसीआईसीआई बैंक के जो न्यू एमडी है वो आए हैं, राइट। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या चल रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो वैल्यूएशन आर्बिट्राज है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक आज भी 30 to 35% के डिस्काउंट के आसपास है। वेयर आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम आरओए ट्री देखते हैं तो आरओए ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप हमारे आरओए ट्री सीखना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक की वीडियो में हमने बहुत डिटेल में सिखाया है। तो रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी एम्प्लॉयड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक कुछ अगर 16% का आ जाता है FY24 में, तो I don't see why the valuation arbitrage between HDFC Bank and ICICI Bank should persist. बट एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ICICI बैंक का बेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, 4 से 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो शायद से यहाँ पे कंपाउंडिंग रिटर्न्स ही हो 14, 15, 16% की, शायद से एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स ना हो क्योंकि बेस साइज इस टाइम पे काफी ज्यादा है। तो ये तो हमारे जो फाइनेंशियल यूनिवर्स था उसके अंदर आइडियाज थे। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द केमिकल यूनिवर्स एंड केमिकल यूनिवर्स में जब भी मैं बात करता हूँ तो आपने हमारी वीडियो भी देखी होगी दीपक नाइट्राइट की चैनल पे ऑलमोस्ट 14 मंथ्स अगो आई थी। तो दीपक नाइट्राइट के अंदर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस वजह से मैं सबको कहता हूँ एनुअल रिपोर्ट्स आपको पढ़ी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम दीपक नाइट्राइट की 2016 की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 2016 की एनुअल रिपोर्ट ने इन्होंने हमें क्या बताया था कि जब हम फिनॉल और एसीटोन का प्लांट लगाएंगे तो इनिशियली जो बल्क कमोडिटी एलिमेंट है, यहाँ जो बल्क केमिकल है, इट विल एक्ट लाइक दैट, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होएगा फिनॉल के केस में कि वी विल बी एंटरिंग सॉल्वेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉर द पेंट इंडस्ट्री, फॉर द इंक इंडस्ट्री, माने हम डाउनस्ट्रीम सॉल्वेंट्स के अंदर जाएंगे। अगर रिसेंटली आप दीपक नाइट्राइट का केपेक्स अनाउंसमेंट देखते हैं तो दीपक नाइट्राइट ने 700 करोड़ का जो केपेक्स अनाउंसमेंट करा है दैट इज फॉर सॉल्वेंट्स। 400 करोड़ का जो केपेक्स अनाउंस करा है वो भी अगेन डाउनस्ट्रीम के लिए, तो माने 1100 करोड़ का ऑलमोस्ट ऐसा केपेक्स है जो एक इसमें से आई थिंक 350 to 400 करोड़ का केपेक्स दीपक नाइट्राइट में, 700 करोड़ का केपेक्स दीपक फिनोलिक्स के अंदर है। उसके बाद जो 250 to 300 करोड़ का केपेक्स जो आईपीए की फैसिलिटी है उसके अंदर है जो सैनिटाइजर्स में यूज होता है। इसके साथ साथ दीपक नाइट्राइट इस टाइम पे 2000 करोड़ का क्यूआईपी कर रहा है। अभी 2000 करोड़ का जो क्यूआईपी कर रहा है अगेन दिस कुड बी फॉर अ मैमथ केपेक्स क्योंकि दीपक नाइट्राइट ने पास्ट में भी ऐसी बेट्स लिए हैं बहुत ज्यादा मैमथ, पर यहाँ पे और भी क्या हो सकता है कि शायद से कंपनी कोई एक्विजिशन भी कर सकती है। बट अगेन दीपक नाइट्राइट इज वेरी वेल प्लेस्ड टू टेक बेनिफिट्स ऑफ द केमिकल टेलविंड्स। केमिकल टेलविंड्स की आपके साथ बार बार भी बात करी है मैंने कि चाइना और इंडिया का हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं तो इंडिया का नेट एक्सपोर्ट्स केमिकल्स का चाइना से ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। अगर 4-5% मार्केट शेयर भी इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री ने ले लिया चाइना से तो इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाएगी साइज में। तो दीपक नाइट्राइट के केस में नेक्स्ट लेग ऑफ द जर्नी या सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेग ऑफ द जर्नी सीम्स टू बी वेरी वेरी क्लियर। अब दीपक नाइट्राइट के साथ साथ आइडली तो मैं आपके साथ नवीन फ्लोरिन और जो नियोजन केमिकल्स है उसकी बात करता, पर यहाँ पे हुआ क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग वैल्यूएशंस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। जब मैंने एक्चुअली में वेबिनार करा था नियोजन केमिकल्स का, उस टाइम पे स्टार्टिंग वैल्यूएशन इस कंपनी की ऑलमोस्ट 50 to 55 टाइम्स पीई पे था एंड आज तक मैंने इतना महंगा स्टॉक नहीं लिया था। दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक विच आई बॉट एट 50-55 टाइम्स अर्निंग्स। वहां से भी इसकी प्राइस टू अर्निंग्स कुछ 125-120 के आसपास चलेगी क्योंकि शायद से कंपनी के अंदर और भी ज्यादा फास्ट ग्रोथ आ सकती है।
बट दीज थिंग्स यूजुअली एंड अप हैपनिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस क्या हो सकता है जो आप देख सकते हैं, दैट इज प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स। क्योंकि प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी इस टाइम पे बहुत केपेक्स हो रहा है, एंड प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर एक बहुत क्या इंटरेस्टिंग चीज है, प्रिवी एक ऐसी कंपनी है केमिकल स्पेस के अंदर जिसमें मैंने वन ऑफ द डीपेस्ट मोड देखे हैं। डीपेस्ट मोड क्या है कि जो आप फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर केमिकल्स हैं, जो अरोमा केमिकल्स है, आप ये एक्चुअली दो चीजों से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू गम टर्पेंटाइन ऑयल से, एंड सेकंड आप कर सकते हैं क्रूड सल्फेट टर्पेंटाइन से। तो गम टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये सारा चाइना से इंपोर्ट होता है, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइसिंग वॉलेटिलिटी रहती है। वैसे जब हम CST की बात करते हैं, क्रूड सल्फेट टर्पेंटाइन की, तो जो पेपर मिल्स होती है उनके बाद वहां से जो पल्प बच जाता है उसमें से जो CST है वो प्रिवी खरीद के लाता है, एंड प्रिवी हैज द फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल कि जितनी भी पेपर मिल्स है उनसे उनके पास फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल है कि हम ही ये प्रोडक्ट लेंगे, अगर हम नहीं लेते उसके बाद कोई और लेगा। एंड प्रिवी ने ओवर द इयर्स यहाँ पे रिफाइनरी लगा के सल्फर को सेपरेट करने का प्रोसेस सीख लिया, क्योंकि सल्फर स्मेल्स फाउल इन नेचर। तो ऐसा केमिकल कंपनी आई थिंक एशिया रीजन में प्रिवी इज दी ओनली वन विच हैज दिस प्रोसेस। अब यहां पे बहुत टाइम से क्या मिसिंग था, ग्रोथ। तो जब ग्रोथ जिगसॉ पूरा होता है तभी वैल्यूएशन मिलनी चालू होती है। तो वैल्यूएशन जब ज्यादा मिलती है तो होना क्या चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है तो शायद से बहुत लंबे समय के लिए होनी चाहिए, बट बहुत लंबे समय के लिए फिर वहां पे जो आपका रेट ऑफ रिटर्न बनता है वो शायद से कम हो जाता है। तो प्रिवी के केस में क्या हो सकता है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 40 to 45% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आ सकती है अर्निंग्स में बाय लुकिंग एट देयर केपेक्स प्लान्स, क्योंकि CST वे को यूज करके अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं इनके जो वैल्यू चेन्स है जिसमें आज तक ये नहीं थे। तो जैसे हम बात करते हैं कैम्फोर की, अब कैम्फोर की बात करते हैं, मेंथॉल की बात करते हैं, उसके साथ साथ जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स है उससे भी नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो अभी तक इन मार्केट्स में नहीं थे, एंड इन मार्केट्स का साइज और अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा है। तो क्योंकि ऑलरेडी इनके पास सप्लाई साइड पे एक एडवांटेज है, तो इट मेक्स सेंस टू फाइनली एंटर दीज मार्केट्स। तो प्रीवी के अंदर तो ये स्टोरी है, एंड आई थिंक नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में दिस विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल कंपनीज अलॉन्ग विद नवीन फ्लोरिन एंड अलॉन्ग विद नियोजेन केमिकल्स। सो जस्ट एज अ फुल डिस्क्लोजर, वी डू ओन नियोजेन केमिकल्स एंड नवीन फ्लोरिन, एंड आज शायद से मैं इनकी वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, बट प्रीवी स्पेशलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल कंपनीज जिसमें एक बहुत ज्यादा डीप मोटा जो मैं ठीक लगता है। इसके बाद जो हम कंपनी की बात करेंगे, अब हम एक एकदम डिफरेंट सेक्टर में जाते हैं। इस सेक्टर का क्या नाम है, तो हम हॉस्पिटल सेक्टर की बात करेंगे। तो हॉस्पिटल सेक्टर में आज एक ऐसी कंपनी है जिसका 23 to 25% रिटर्न ऑन इक्विटी है, एंड इस कंपनी की मैं आपके साथ आज बात नहीं करूंगा क्योंकि इस कंपनी का जो डिटेल डीप डाइव है हम लोग 23 जनवरी को कर रहे हैं। एंड इस हॉस्पिटल वेबिनार के अंदर हम सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं करेंगे, हम टोटल में हॉस्पिटल्स में जो लिस्टेड स्पेस है पूरे के पूरे को एनालाइज करेंगे कि हॉस्पिटल स्पेस को एनालाइज कैसे करना है, कि अगर एक कंपनी का मार्जिन इतना है तो ये कंपनी में इतना मार्जिन क्यों आ रहा है, ये कंपनी क्या खास कर रही है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज की किम्स का एनालाइज करेंगे, जो उसका अपोलो को एनालिसिस करेंगे, एस्टर डीएम हेल्थ केयर का करेंगे, हेल्थ केयर ग्लोबल का करेंगे, जो NH करके कार्डियक हॉस्पिटल उसका करेंगे, एंड फाइनली जो मैक्स हॉस्पिटल है इसका करेंगे। एंड साथ साथ हम ये देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में वैल्यूएशन एक्चुअली में क्या मूव करता है, एंड यहाँ पे ऐसे 3 डीपली अंडर वैल्यूड हॉस्पिटल्स कौन से हैं। इसमें से एक हॉस्पिटल ऐसा है जो आज 23 to 25% इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑन इक्विटी कर रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन के बहुत स्ट्रॉन्ग लीवर्स हैं। एक्चुअली में हॉस्पिटल बिजनेस इज नॉट अ बैड बिजनेस। अगर हम मैक्स हॉस्पिटल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो तो 32% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। लिंक टू अटेंड द वेबिनार इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड फॉर द SOIC tribe members this is a part of the membership. Please do not register separately, and this actually I'm personally very excited for this webinar because as compared to all our previous webinars I am enjoying the research process a lot more, क्योंकि ये कंपनीज में फैमिलीज में डॉक्टर्स भी बहुत है तो स्कटल बट करने को भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसके साथ हम एक कंपनी के ऊपर आते हैं विच इज एक्चुअली हॉस्पिटल, दैट इज हेल्थ केयर ग्लोबल। तो आज हेल्थ केयर ग्लोबल की अगर आपके साथ बात करूं तो हॉस्पिटल्स में हम एक या दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। वो ऐसी क्या चीजें होती हैं, पहली चीज हम ये देखते हैं कि दीज आर लिटिल एसेट हैवी इंडस्ट्री, तो एसेट हैवी बिजनेसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनीज केपेक्स करती है, नए नए हॉस्पिटल्स लगाती है, तो उस पर क्या होता है कि हॉस्पिटल्स को ब्रेक इवन करने में टाइम लगता है। सपोज करते हैं आपने 10 हॉस्पिटल लगा दिए, जिसमें से 5 हॉस्पिटल ऑलरेडी ब्रेक इवन करके अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं एंड 5 हॉस्पिटल्स अभी ब्रेक इवन नहीं करे। तो होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब यहाँ पे ब्रेक इवन होता है तो उसके बाद आपके जो ईबिटा मार्जिन है, आपका जो ईबिट है दैट एक्सपैंड्स
डिसप्रोपोर्शनेटली जैसे जैसे आपकी टॉप लाइन बढ़ते जाती है। तो हेल्थ केयर ग्लोबल के केस में आज शायद से कुछ ऐसा ही होने वाला है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का भी एक एलिमेंट प्ले कर सकता है, क्योंकि इनके जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे 23-24% का ईबिटा मार्जिन कर रहे हैं। जो अभी न्यू सेंटर्स हैं वहाँ पे दे हैव जस्ट ब्रोकन इवन, एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे आज भी 14-15% का ईबिटा मार्जिन दिखता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 23-24% के आसपास जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये हो सकता है। एंड ये हॉस्पिटल इस टाइम पे कंप्लीटली डीलेवरेजिंग कर रहा है, केपेक्स स्पेंड एकदम रुक चुका है यहाँ पे, एंड नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए इनको ग्रोथ दिखाने के लिए बिल्कुल भी केपेक्स के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। So this is again full disclosure, one of the stocks that we own, and again nothing is a stock recommendation on this channel level. We are not SEBI registered, and this is one of those hospitals जो आज शायद से फॉरवर्ड पे 1-2 साल के 10 to 11 टाइम्स फ्री कैश फ्लो मल्टीपल पे ट्रेड करा है। कई लोग प्राइस टू अर्निंग्स देखेंगे, बट अकाउंटिंग मेट्रिक्स आपको यहाँ पे शायद से समझना है, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो और जो P&L के अंदर आपको प्रॉफिट दिखता है उसके अंदर शायद से थोड़ा सा फर्क रहता है। विद दिस वी कम टू अ नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया के आपके साथ बात करता हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। नेम ऑफ द कंपनी इज फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, एंड फेयरकेम ऑर्गेनिक्स हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। फेयरकेम इस टाइम पे जो ओलियोकेमिकल स्पेस है और न्यूट्रास्यूटिकल स्पेस है उसमें ऑपरेट करते हैं। तो ओलियोकेमिकल आर कंसिडर्ड टू बी ग्रीनर केमिस्ट्री, क्योंकि जो भी सोयाबीन ऑयल हो गया यहाँ पे, जो उसके बाद जो सनफ्लावर ऑयल हो गया, इन सब के जो भी जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसके थ्रू बनते हैं। एंड ओलियोकेमिकल इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी अ की फीड स्टॉक। तो 2 टाइप के फीड स्टॉक होते हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स और ओलियोकेमिकल्स, एंड ओलियोकेमिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रीनर केमिस्ट्री। तो यहाँ पे इनकी 2 वैल्यू चेन है, एक तो ओलियोकेमिकल्स की और एक न्यूट्रास्यूटिकल्स की। तो जब हम ओलियोकेमिकल्स की वैल्यू चेन देखते हैं यहाँ पे, तो ओलियोकेमिकल का की रॉ मटेरियल दैट इज एसिड ऑयल, एंड एसिड ऑयल से के प्री ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज ग्लाइसरीन, सेकंड इज लिनोलिक एसिड, थर्ड इज क्रूड डाइमर एसिड, एंड फोर्थ इज मोनोमर एसिड। मोनोमर एसिड, क्रूड डाइमर, पैलेमेटिक एसिड एंड जो ग्लाइसरीन है, इससे इनका यूसेज है एमाइंस के अंदर, सोप्स के अंदर, इंक्स के अंदर एंड पेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या चीज समझनी जरूरी है कि यहाँ पे इनके वन ऑफ द की कस्टमर्स इज एशियन पेंट्स, एंड ये बिजनेस इनका 97% ऑफ द रेवेन्यूज है। न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस में मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा शायद से, क्योंकि आज सिर्फ 3% ऑफ द रेवेन्यूज है, एंड दैट बिजनेस इज हाईली वॉलेटाइल, वहां पे सिक्लिकलिटी कुछ ज्यादा ही रहती है। तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द थीसिस फॉर मी एटलीस्ट। तो यहाँ पे जो एशियन पेंट्स को एक ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बहुत स्कटलबट करा था। स्कटलबट करने के बाद मेरे को क्या पता लगा कि एक चीज आपको इस कंपनी के अंदर यूनिक देखनी पड़ेगी। Compare the cash conversion days or the working capital days or the trade receivable days of Fairchem Organics with the other chemical companies. तो आपको पता लगेगा शायद से इनके जो ट्रेड रिसीवेबल डेज है दैट आर लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री। ऐसा क्यों है? वन ऑफ द रीजंस इज कि एक जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, जो एशियन पेंट्स भी यूज करते हैं, तो इन एसिड्स के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में एशियन पेंट्स इनकी सारी कैपेसिटी अपने पास रखते हैं, तो बाकी जो पेंट्स कंपनीज हैं उनको इस एसिड को इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से कभी कभी उनको बहुत डिफिकल्टीज होती है इसकी सप्लाईज ढूंढने में। तो इन्होंने क्या करा है आफ्टर द डीमर्जर विद प्रिवी स्पेशलिटी, तो यहाँ पे इस कंपनी में अब कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। एंड किस टाइप का कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है? यहाँ पे डी बॉटल नेकिंग हो रही है कि छोटे से कैपेसिटी एक्सपेंशन से आपका कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं कि इनका रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग का जो कैपेसिटी है 2020 में 60,000 टन पर एनम का था, जो आज छोटे से कैपेसिटी केपेक्स के करने के बाद ऑलमोस्ट 1,20,000 टन पर एनम के आसपास हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होता है कि डी बॉटल नेकिंग इज द हाईएस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केपेक्स। इन माई व्यू आई थिंक ये जो भी इंक्रीमेंटल केपेक्स हो रहा है इस टाइम पे सारा, तो ये जो पेंट कंपनीज हैं एंड जहाँ पे इस प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज आ रही है इस टाइम पे, इन जो ये प्रोडक्ट्स है इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो शॉर्टेज है उसकी यूसेज के लिए हो रहा है, उसकी जो फुलफिलमेंट है उसके लिए हो रहा है इस टाइम पे। एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या रीजन हमें समझना है इस कंपनी के एंट्री बैरियर्स के इस बिजनेस में, कि यहाँ पे प्रिवी की बात करते हैं तो ये अगर हम फेयरकेम की बात करते हैं तो कम्पिटिटिव पोजीशनिंग वाइज ये लोग बोलते हैं कि ये कॉस्ट कम्पिटिटिव है। सेकेंडली यहाँ पे बेसिकली फेवरेबल कॉम्पिटेंस है टू पास ऑन द फ्लक्चुएशन ऑफ रॉ मटेरियल। मैं शायद से फुल्ली बिलीव नहीं करता, मेरे हिसाब से प्योरली स्पेशलिटी केमिकल या बल्क केमिकल कंपनी नहीं है, कहीं ये बीच में आता है। जो नीश केमिकल बनाते हैं शायद से लैक ऑफ प्राइसिंग पावर है। एंड एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इट इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बेसिकली डाइमर एसिड एंड लिनोलिक एसिड इन इंडिया। तो कंप्लीटली इन 2 प्रोडक्ट्स के अंदर इट हैज मार्केट डोमिनेंस विद इन द कंट्री। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को हमें और क्या मिलती है इसके बिजनेस में, कि यहाँ पे इनका गोल क्या है कि ऑन गोइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन से they want to increase their capacity by more than 2.5x by the end of FY22,
एंड साथ साथ इनका जो कंपनी का प्लान क्या है या टारगेट क्या है कि टॉप लाइन को मोर देन 2.5 टाइम्स से इंक्रीज करना है ऑफ FY21। तो FY21 में 470 करोड़ की टॉप लाइन थी, तो टारगेट क्या है ऑलमोस्ट FY21 की टॉप लाइन को इन नेक्स्ट 3 ईयर्स 1400 to 1500 करोड़ के आसपास लेके जाने का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का ऑलरेडी 30% है, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी 25% है। एंड न्यूट्रिसूटिकल्स की मैं जानबूझ के बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यूट्रिसूटिकल 3% ऑफ द बिजनेस है। तो विटामिन ई की बात करूँ, जो टोकोफिनॉल्स है उसकी आपके साथ बात करूँ, मेरे को लगता है उसके बारे में ज्यादा बात करने के मेरे को मतलब बिजनेस में इस वीडियो में वैल्यू एडिशन नहीं होगी, क्योंकि दैट इज वेरी लो पार्ट ऑफ द बिजनेस। पर यहाँ पे एक चीज रिस्क क्या हमारे सामने कि ऑलरेडी जो बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, FY20 के एंड में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके एक प्लांट को शटडाउन भी कराया था, तो विद इन अ मंथ वापस स्टार्ट हो गया था। तो हमें ये चीज भी जरूर चेक करनी पड़ेगी कि कंपनी के पास एक ही स्टैंड अलोन प्लांट है, अगर कभी भी शटडाउन होते हैं तो रेवेन्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट हो सकता है। बट आई थिंक दिस कंपनी इज वेल पॉइज्ड फॉर ग्रोथ। अब जैसे हमारा यहाँ वैल्यूएशन मॉडल भी देख सकते हैं कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर शायद से कंपनी के अंदर इतनी टॉप लाइन हो सकती है और इतना इस कंपनी का जो ईबिटा है इतना आ सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यूएशन मेथड ऑफ फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं जो 9th and 10th बिजनेस है उसकी। 9th बिजनेस में आपके साथ ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज की बात करूंगा। 9th बिजनेस है हमारे पास बाय द नेम ऑफ RHI मैग्नेसिटा। एंड RHI मैग्नेसिटा वर्ल्ड में मार्केट लीडर है रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स में। रिफ्रैक्टरीज में क्या एंट्री बैरियर्स है, यहाँ पे 4 सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर्स है। तो रिफ्रैक्टरी एक्चुअली स्टील के प्रोडक्शन में यूज होती है एंड इट्स अ कंज्यूमेबल। तो यहाँ पे जेस्टेशन पीरियड है 4 to 5 ईयर्स का टू बेसिकली एस्टैब्लिश अ मार्केट। साथ साथ रिफ्रैक्टरी 3 to 4% ऑफ कॉस्ट है स्टील प्रोडक्शन के अंदर। फिर प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खराब प्रोडक्ट क्वालिटी यूज कर दोगे तो आपकी एफिशिएंसी पे इंपैक्ट होगा फर्नेस की। एंड फाइनली यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स। 2015 के अंदर हम इस इंडस्ट्री का मार्केट शेयर देखते हैं, तो ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज या RHI मैग्नेसिटा की बात करते हैं तो इनके पास 15.6% मार्केट शेयर था, जो आज फास्ट फॉरवर्ड करे तो 16% के आसपास है। तो रिसेंटली ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज होता था पहले इस कंपनी का नाम, फिर इनका मर्जर कंप्लीट हुआ है विद RHI मैग्नेसिटा। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या हो सकती है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में एक्चुअली में थीसिस प्ले आउट कर सकती है। तो इस कंपनी में मैंने एक बार पहले भी बहुत मतलब कैपिटल बनाया था, तो 2018-2019 में। 2018-2019 के बाद यहाँ पे मर्जर अप्रूव हो गया था RHI मैग्नेसिटा साथ, पर मर्जर के अंदर टाइम बहुत लगना था एंड एक बार कैंसिल भी हो गया था अप्रूवल NCLT से, फिर वापस हुआ। तो नियरली 2-3 इयर्स लग गए इस प्रोसेस में, अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। फाइनली मर्जर के बाद ये कंपनी 450 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर यहाँ से कैपेसिटी डबल हो जाएगी कंपनी की। अब यहाँ पे 3 ग्रोथ ट्रिगर्स क्या आ रखे हैं उनको समझते हैं। पहला ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि इस कंपनी के अगर हम बात करते हैं तो एंड यूजर इंडस्ट्री इज द स्टील प्रोडक्शन। इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन है दैट इज गोइंग टू गो अप बाय 35%। जो भी स्टील प्रोडक्शन है 111 यूनिट मिलियन टन के आसपास की हो रही है, जो नेक्स्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 37.6 मिलियन टन से इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 35% का इंक्रीज है। सो दिस इज द फर्स्ट की ट्रिगर फॉर ग्रोथ। सेकंड की ट्रिगर फॉर ग्रोथ क्या है कि कंपनी कैपेसिटी डबल कर रही है। थर्ड की ट्रिगर फॉर ग्रोथ क्या है इस कंपनी के अंदर कि यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रहेगी प्रोडक्ट्स की। ऐसे रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स जो अभी तक कंट्री में इंपोर्ट करे जा रहे थे, अब ये कंपनी उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेगी। फोर्थ की ट्रिगर क्या है इस बिजनेस के अंदर, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जो हनीवेल ऑटोमेशन ने भी करा। तो हनीवेल ऑटोमेशन के अगर आप रेवेन्यूज देखते हैं लंबे समय में, तो हनीवेल ऑटोमेशन ने क्या करा कि हनीवेल ऑटोमेशन ने इंडिया को एज अ लो कॉस्ट एक्सपोर्ट बेस यूज करा टू एक्सपोर्ट टू हनीवेल अब्रॉड। एंड इससे क्या हुआ कि कंपनी का जो मल्टीपल है वो भी बढ़ गया, कैपिटल लाइट बिजनेस था, एंड साथ साथ इंडिया को एज एन एक्सपोर्टर यूज करके आपने साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ा लिया। सिमिलरली RHI मैग्नेसिटा के अंदर ये हो सकता है कि दे यूज द इंडियन सेंटर एज अ हब टू बेसिकली एक्सपोर्ट टू कंट्रीज लाइक कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। एंड RHI मैग्नेसिटा का 5th रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडिया के अंदर लगा। सो दीज आर सम ऑफ द की ट्रिगर्स एंड इस टाइम पे कंपनी काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर के ऊपर है कि नेक्स्ट 2 to 2.5 ईयर्स के अंदर एक्चुअली में अगर कैपेसिटी डबल होता है एंड ये अगर ग्रोथ कम्स बैक इन द इंडस्ट्री, तो शायद से यहाँ पे रेवेन्यू अगर डबल होता है तो इस रेवेन्यू को बहुत ज्यादा जो एकदम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू है वो होएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 20 to 25% के आसपास है। तो यहाँ पे ग्रोथ एक प्रॉब्लम थी एंड वो प्रॉब्लम भी अब धीरे धीरे दूर जा रही है।
फाइनल कंपनी ऑफ द डे इज एक्चुअली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं इंडिया में, अभी तक मैंने आईटी सेक्टर की बात कम करी है चैनल पे इसलिए क्योंकि हमें लगा शायद से हमने बस को मिस कर दिया है, बट एक्चुअली में जब AWS और माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की बात करते हैं जिनको हम हाइपर स्केलर कहते हैं क्लाउड के अंदर, तो AWS का रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखते हो ऑफ अ हाई बेस, माने इस टाइम पे कॉर्पोरेट्स एंड जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं दे आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टू क्लाउड। तो Q2 FY19 में 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, जो एक्सेलरेट हो गया आज AWS की ग्रोथ Q3 FY21 में, क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल ईयर अलग चलता है, 39% की है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की बात करूं तो 50%, 48%, 62% की ग्रोथ लगातार ईयर ऑन ईयर आई रही है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे वर्ल्ड में क्लाउड का अडॉप्शन बहुत चल रहा है। एंड ये क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी कंपनीज हेल्प कर रही है करने में? दैट इज द इंडियन आईटी कंपनीज। तो एक्सेंचर ने रिसेंटली अपनी ग्रोथ गाइडेंस इंक्रीज करी है। सिमिलरली अब इंडियन आईटी इंडस्ट्री में हमें ऐसी कंपनीज देखनी है जो शायद से अपना मार्जिन सस्टेन कर जाए, या अगर मार्जिन सस्टेन नहीं भी कर पा रही तो वॉल्यूम ग्रोथ या फिर जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में जितनी भी ग्रोथ आ रही है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स विन कर रहे हैं, वो शायद से ग्रोथ उनकी आउटवे कर जाए उनके कॉस्ट प्रेशर को। तो वन ऑफ द सेफेस्ट बेस्ट, बेसिकली द सेफेस्ट बेट इन दी आईटी इंडस्ट्री जो मेरे को बार बार लगती है, दैट इज TCS, क्योंकि TCS ने ओवर द इयर्स अपने मार्जिन को कंट्रोल करा है। एंड यहाँ पे अट्रिशन भी बेयरली 11.5% थी, माने कितने एम्प्लॉइज ने कंपनीज को छोड़ा। बाकी टीयर 2 टीयर 3 आईटी कंपनीज में देखेंगे तो 25, 30, 35% तक की अट्रिशन भी है, माने 1/3 वर्कफोर्स आपकी छोड़ के चलेगी। TCS में सिर्फ 11% अट्रिशन रेट है, इस वजह से मार्जिन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हम TCS में कॉन्ट्रैक्ट विन्स देखते हैं तो 2017 से लेकर अगर हम 2021 तक जितने भी क्वार्टर्स के इनकी कॉन्ट्रैक्ट विन्स देखते हैं तो हमें एक क्लियर ट्रेंड पता लगेगा कि कैसे इनकी कॉन्ट्रैक्ट विन्स आर एक्सेलरेटिंग। एंड साथ साथ अगर हम आईटी रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं विच इज एक्चुअली प्रिडिक्टेड, तो 2022 में 17%, अगले साल भी 11 to 12%, फिर 10% के आसपास आएगी। नाने नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में दिस इंडस्ट्री विल एक्चुअली ग्रो एट 10 to 11% के आसपास। सो TCS इज वन कंपनी जो मेरे को आईटी में लगता है कि अगर आईटी में देयर इज अ नो नथिंग इन्वेस्टर जिसका सेक्टर ये डोमेन एक्सपर्टीज में नहीं है, तो TCS में क्योंकि मार्जिन वॉलिटिलिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो एंड क्योंकि डिमांड साइड पे तो ग्रोथ आ ही रही है। एंड एक और क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि TCS इस टाइम पे टीयर 2 और टीयर 3 आईटी से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, जो लास्ट 10 ईयर्स में रेयरली बहुत कम बारी हुआ है। So again, this seems to be at an interesting juncture. So again, nothing is meant as a recommendation, only for education purpose. And next 2 months में we promise you at SOIC कि जितने भी IT businesses हैं which are worth covering, हम सारे IT businesses cover करेंगे। अभी तक चैनल पे हमने बिरला सॉफ्ट, टाटा एलेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड एंड साथ साथ जो LTTS को ब्रीफली कवर करा था। इसके बाद अब हम चैनल पे नेक्स्ट संडे 11 AM मैस्टेक को कवर करेंगे, फिर हम इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना को भी कवर करेंगे, एंड उसके साथ साथ जो भी अगले और भी आईटी कंपनीज होंगी वर्थ कवरिंग लाइक LTI, तो उसको भी हम कवर करेंगे। Thank you so much for joining us. Hope to see you on the next Sunday at 11 AM for the analysis of Mastech. एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी आप जरूर बताना कि इन टॉप 10 बिजनेसेस में से विच बिजनेस मेड द मोस्ट सेंस टू यू, कि इस बिजनेस में वैल्यूएशन भी अच्छी है, रिटर्न मैट्रिक्स भी अच्छे हैं एंड शायद से ग्रोथ भी इस बिजनेस के अंदर आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ SOIC। जय हिंद।